हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है, हम गायनी हेल्प नाम की सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स उठाते हैं। विमेंस हेल्थ, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स और विमेंस वेलबींग और सोनोग्राफी, इनफर्टिलिटी, इन चीज़ों से संबंधित, और उनको छोटे शॉर्ट वीडियोस में डिस्कस करते हैं पेशेंट के पर्सपेक्टिव से। जो पेशेंट चाहता है उसकी लैंग्वेज में उसको इन्फॉर्म करने के लिए, ताकि उसको लाभ मिले, ताकि जब वो कंसल्टेशन के लिए जा रहा हो या कंसल्टेशन से जब लौट रहा हो डॉक्टर से, तो उसको अपने केस के बारे में, अपनी स्थिति के बारे में जानकारी मिले। तो इसी गायनी हेल्प सीरीज़ में आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्यूबल फैक्टर ऑफ इनफर्टिलिटी। जो नलों से संबंधित गर्भधारण की समस्या है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, वह उसके क्या क्या ट्रीटमेंट हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। जो पिछले एक दो वीडियोस में मैंने बताया था कि क्या क्या मुख्य कारण होते हैं इनफर्टिलिटी के, और उसमें मैंने डिस्कस किया था कैसे मिड साइकिल 14वें, 15वें, 16वें दिन के आसपास महिला का ओव्यूलेशन होता है, यानी कि फॉलिकल जो होता है वो फूटता है जब उसका साइज़ करीब 20 mm के आसपास हो जाता है, 18 से 22 mm के आसपास हो जाता है, और उसमें से oocyte यानी कि एग निकलता है। फिर वो एग फेलोपियन ट्यूब, जो ट्यूब होती है, जो नल होती है, एक सीधे हाथ की होती है, एक उल्टे हाथ की होती है। हर महिला का हर महीने एक एग बनता है, कभी सीधे हाथ के अंडाशय से यानी कि ओवरी से, कभी उल्टे हाथ के अंडाशय यानी कि ओवरी से। अगर उल्टे हाथ के अंडाशय यानी कि ओवरी से फॉलिकल बना और वो फूटा, तो उल्टे हाथ की जो ट्यूब है, लेफ्ट साइडेड जो ट्यूब है, उसके वो पकड़ लेती है उस एग को। एग रिलीज होता है, फॉलिकल के फूटने के बाद एग यानी कि oocyte रिलीज होता है, और वो फेलोपियन ट्यूब उसको पकड़ लेती है। फेलोपियन ट्यूब के एंड पर, कोने पर, आखिरी हिस्से में हाथ जैसे पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग फिम्ब्रिया कहते हैं, वो उस oocyte को पकड़ लेते हैं और फेलोपियन ट्यूब के अंदर ले लेते हैं। और फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला नाम के पार्ट में, मिड पार्ट में, बीच वाले हिस्से में करीब स्पर्म से मिलकर, शुक्राणु से मिलकर फर्टिलाइजेशन होता है और भ्रूण बनता है। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। तो अगर ट्यूब ब्लॉक होगी, ट्यूब में ब्लॉकेज होगा, नलों में रुकावट होगी, तो यह प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो यह है एक मुख्य कारण है। जैसे मैंने बताया था, 3 मुख्य कारण हैं इनफर्टिलिटी के, बच्चा ना ठहर पाने के, ओवरी में एग ना बनना, दूसरा ट्यूब का ब्लॉकेज होना, और तीसरा मेल फैक्टर, शुक्राणु में दिक्कत होना, सीमेन में दिक्कत होना। तो ये है ट्यूबल फैक्टर। इस वजह से जब ब्लॉकेज होता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ट्यूब में ही होना है। वो जो oocyte है वो ट्यूब के थ्रू ही यूट्रस तक आता है, यूट्रस की तरफ आता है, और तब उसका मिलन होता है शुक्राणु से, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। वो नहीं हो पाता। अब इसको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं कि ट्यूबल ब्लॉकेज है? 2 तरह के टेस्ट हैं, HSG, हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी, कॉमन टेस्ट है, जिसमें हम एक डाई डालते हैं, कैन्यूला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके थ्रू वो कैन्यूला सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी के मुंह पर फिट करके उसमें एक डाई प्रेशर से डाली जाती है, और वो डाई बच्चेदानी से होते हुए, दोनों ट्यूब से होते हुए, बाहर की तरफ फिम्ब्रिया से ही वो जो एंड है उधर से एक्सपेल हो जाती है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि कहीं कोई नलों में रुकावट तो नहीं है। अगर रुकावट होगी तो वो एक्सपेल नहीं हो पाएगी, बाहर तक नहीं निकल पाएगी डाई, और वहीं जाके रुक जाएगी। और उसी दौरान हम एक एक्सरे की फिल्म ले लेते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि डाई कहाँ तक गई, बाहर निकली ना निकली। तो ये HSG की प्रक्रिया है। दूसरा टेस्ट है सोनोसाल्पिंगोग्राफी, जिसमें हम नॉर्मल सलाइन डालते हैं कैथेटर के थ्रू
सर्विक्स से ही, और सोनोग्राफी में देखते हैं कि वही डाई उसी प्रकार से नलों के थ्रू बाहर एक्सपेल हुई कि नहीं हुई। तो ये 2 टेस्ट हैं पता करने के। HSG पेनलेस भी हो सकती है और पेनफुल भी उसको कह सकते हैं। एक तो पेनलेस HSG है जो कि पूरे सेडेशन में की जाती है, प्रॉपर एनेस्थीसिया के साथ की जाती है, प्रॉपर एनेस्थीसिया में। और पेनलेस और पेनफुल वाली जो है जिसमें हल्के सेडेशन में जो की जाती है, उसमें महिला को दर्द हो सकता है डाई डालने के दौरान। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि अगर पॉसिबल हो तो पेशेंट को पेनलेस HSG की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि पेन जब महिला महसूस कर रही होती है उस टेस्ट के दौरान, थोड़ा पेन तो होता है और पूरा एनेस्थीसिया नहीं होता, हल्का सा सेडेशन यानी कि हल्की सी नींद का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो उस पेन को एक्सपीरियंस करने की वजह से फेलोपियन ट्यूब्स स्पाज्म में जा सकती हैं और एक फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। रुकावट ना भी हो ट्यूब्स में तो भी वो HSG टेस्ट में दिख सकती है कि रुकावट है, क्योंकि नल का स्पाज्म हो गया है, नलों की मसल्स अचानक बंद हो गई हैं पेन की वजह से, ना कि एक्चुअल रुकावट की वजह से। पेनलेस में पूरा प्रॉपर एनेस्थीसिया होता है, मरीज को कोई पेन महसूस नहीं होता, इसलिए ये वाला जो फिनोमेना है फेलोपियन ट्यूब्स के स्पाज्म का, ये कम होता है, उसमें रेयर होता है। इसलिए मैं तो एटलीस्ट पेशेंट को सलाह देता हूँ कि पेनलेस HSG करा सके तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, थोड़ा सा पेनलेस HSG कॉस्टली ज़रूर होता है, बट वो बेटर होता है मेरे हिसाब से। फिर हम देखते हैं कि क्या ट्रीटमेंट है। अगर रुकावट है भी तो ट्रीटमेंट क्या है। अगर दोनों नलें खुली हुई हैं, वेल एंड गुड, फिर तो सब बढ़िया है, फिर तो दोनों नलें सही हैं, फर्टिलाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला फैक्टर एटलीस्ट सही है। अब ट्यूब्स दोनों तरफ की बंद हो सकती हैं, एक तरफ की बंद हो सकती हैं, थोड़ी बंद हो सकती हैं, या पूरी की पूरी कंप्लीटली बंद हो सकती है। अगर दोनों तरफ की कंप्लीटली बंद हैं तो फिर उसमें एक ही ट्रीटमेंट बचता है, वो है IVF का, टेस्ट ट्यूब बेबी का, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, और उसी की सलाह देनी चाहिए, ना कि लिंगर ऑन करना चाहिए। IVF कैसे इस चीज़ को ट्रीट कर सकता है, दोनों तरफ की नलें बंद हैं, क्योंकि उसमें जो एम्ब्रियो या ब्लास्टोसिस्ट है, जो भ्रूण है, वो डायरेक्ट यूट्राइन कैविटी में, डायरेक्ट बच्चेदानी में, डायरेक्ट गर्भाशय में डाला जाना है और नलों की कोई आवश्यकता नहीं है। जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो फेलोपियन ट्यूब में ना हो के वो बाहर होना है, और जब भ्रूण बन गया तो वो सीधे बच्चेदानी में डाला जाना है। दूसरी स्थिति आती है कि एक तरफ की ट्यूब पेटेंट है, एक तरफ की बंद है। पेटेंट का मतलब खुली हुई है, एक तरफ की नल खुली हुई है और एक तरफ की बंद है। अगर एक तरफ की भी खुली हुई है तो हम नॉर्मल ट्रायल ले सकते हैं, टाइम इंटरकोर्स का ट्रायल ले सकते हैं, IUI का ट्रायल ले सकते हैं, पर वो अकम्पनीड होगा फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के साथ। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में हम सोनोग्राफी में देखते हैं कि फॉलिकल यानी कि अंडा कैसा बन रहा है, और अगर एक तरफ की ट्यूब बंद है तो वो ये देखा जाएगा कि अंडा किस तरफ बन रहा है, क्योंकि उसी महीने प्रेगनेंसी ठहरने की संभावना रहेगी जिस तरफ अंडा पेटेंट साइड में, खुली हुई साइड पर बन रहा होगा। अगर राइट साइड बंद है और राइट साइड की तरफ ही अंडा बन रहा है यानी कि फॉलिकल डेवलप हो रहा है, तो उस महीने प्रेगनेंसी ठहरने की कोई संभावना नहीं है। अगर लेफ्ट साइड की ट्यूब खुली हुई है और लेफ्ट साइड की तरफ फॉलिकल बन रहा है, अंडा बन रहा है, तो उस महीने प्रेगनेंसी ठहरने की संभावना है। तो अगर एक तरफ यूनिलैटरल पेटेंसी है, यूनिलैटरल ब्लॉकेज है, एक तरफ ब्लॉकेज है, तो वो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के साथ अकम्पनीड हो, ताकि गाइड किया जा सके मरीज को कि इस महीने आप ट्रायल का आपका बनता है और इस महीने नहीं बनता, इस महीने टाइम इंटरकोर्स करने में फ़ायदा है। फिर वो एग फॉलो किया जाए कि अब जाके मैच्योर हो रहा है, और अगर वो पेटेंट साइड की तरफ है तो उसको ट्रिगर शॉट, ट्रिगर इंजेक्शन HCG लगाकर उसको रप्चर किया जाए और पेशेंट को कांटेक्ट करने को कहा जाए।
तो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग उस चीज़ में मदद कर सकती है। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग मतलब अंडे के विकास की जांच सोनोग्राफी द्वारा, कैसे कैसे अंडा बढ़ रहा है, किस तरफ बढ़ रहा है। तीसरी परिस्थिति आ जाती है जब पार्शियल ब्लॉकेज हो, कंप्लीट ब्लॉक ना हो, हल्की सी डाई जा रही हो ट्यूब के थ्रू, जिसको रिपोर्ट्स में कभी कभी पार्शियल ब्लॉकेज कहा जाता है। इस स्थिति में कुछ डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं हाइड्रोट्यूबेशन करना, कुछ लोग सीधे आईवीएफ की सलाह देते हैं, पार्शियल ब्लॉकेज को भी कंप्लीट ब्लॉकेज की तरह ही ट्रीट करते हैं। कुछ लोग हाइड्रोट्यूबेशन की बात करते हैं। मैं तो खैर उसको आईवीएफ की ही सलाह देता हूँ। हाइड्रोट्यूबेशन में क्या होता है, जिस प्रकार से जिस कैन्युला से नीचे डाई डाली जानी है जांच के दौरान, एचएसजी के दौरान, उसी कैन्युला द्वारा एंटीबायोटिक सोल्यूशन, नॉर्मल सलाइन में एंटीबायोटिक मिला देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन मिला देते हैं और उसको प्रेशर से डालते हैं सर्विक्स के थ्रू। और वो प्रेशर से जब जाता है बच्चेदानी और गर्भाशय और नलों में होते हुए, तो कोई छोटी मोटी रुकावट होती है, यानी कि पार्शियल ब्लॉकेज हो, तो उसको खोल सकता है। अब वो खोलता है या नहीं खोलता ये तो नहीं कह सकते। कुछ लोग कहते हैं, कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि इसका ट्रायल देना चाहिए, कुछ लोग नहीं इस चीज़ को मानते हैं। तो इसको हाइड्रोट्यूबेशन कहते हैं। और हाइड्रोट्यूबेशन के 3 ट्रायल्स लिए जा सकते हैं, हर महीने एक, और 3 ट्रायल्स लेने के बाद चौथे महीने फिर से उसको एचएसजी कराकर देखना होगा कि हाइड्रोट्यूबेशन वाकई सफल हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब ट्रीटमेंट हैं नलों में रुकावट द्वारा इनफर्टिलिटी के। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे और छोटा सा कोई टॉपिक उठाएंगे, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, सोनोग्राफी एंड वुमेन्स हेल्थ से संबंधित। आप लोगों के कोई टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट हों, आप अवश्य बताइएगा। आई विल डेफिनेटली कंसिडर कि अगला उसी को उठाएं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।